गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अपने पापा को अपने सामने खड़ा देखकर वीरा, रिद्धि, सिद्धि तीनों की हालत खराब हो रही थी। वही उनके मुंह से ये सुनकर कि उन तीनों के साथ मौजूद लड़के कौन थे। तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। तभी विशंभर जी ने अपनी आवाज को कड़क करते हुए कहा, हम आप तीनों से कुछ पूछ रहे हैं, हमें जवाब दीजिए। उनकी आवाज सुनकर तीनों बहनें अपनी जगह पर कांपने लगी। घर में अगर सभी लोग सबसे ज्यादा किसी से डरते थे तो वह थे विशंभर जी। विशंभर जी काफी स्ट्रिक्ट थे। उनके घर में सिर्फ 4 बेटियां थी, साक्षी, वीरा, रिद्धि और सिद्धि, पर उन्हें कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए उनकी बेटियां भी बेटों के बराबर थी। पर वो हमेशा अपनी बेटियों पर पाबंदियां लगाकर रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था आगे चलकर उनके बिजनेस को उनकी बेटियों को ही संभालना है। जिस वजह से बचपन से उन्होंने अपनी सभी बच्चियों को डिसिप्लिन में रखा हुआ था। पर वह ये बात अच्छे से जानते थे कि उनकी बड़ी बेटी साक्षी को छोड़कर उनकी छोटी बेटी वीरा और उनके भाई की दोनों बेटियां रिद्धि, सिद्धि ज्यादा शरारती है। पर फिर भी जितना हो सके वह उन तीनों पर काबू करने की कोशिश करते थे, ताकि उनकी बेटियां किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए। विशंभर जी ने जब तीनों को चुपचाप देखा तब उन्होंने गुस्से से कहा, हमने पूछा कौन थे वह तीनों लड़के? उनकी बात सुनकर रिद्धि ने डरते डरते कहा, बड़े पापा, वह हमारे दोस्त थे। विशंभर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जी, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए। इतनी समझ तो हमारे अंदर भी है कि कौन दोस्त है और कौन दोस्त से बढ़कर। अगर वह आपके दोस्त थे तो आप तीनों अलग अलग लड़के के साथ अलग अलग टेबल पर क्यों बैठी थी? उनकी यह बात सुनकर तीनों हैरानी से विशंभर जी की तरफ देखने लगी। इसका यही मतलब था कि उनके पापा ने उनकी जासूसी कराई थी, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वहां पर साक्षी आ गई। साक्षी ने जब ये सब देखा तब उसने अपने पापा के पास जाकर कहा, पापा क्या हुआ? साक्षी को देखकर विशंभर जी ने कहा, साक्षी, क्या आपको इन तीनों के बारे में पता है? उदित में इन तीनों को सनशाइन कैफे में 3 अलग अलग लड़कों के साथ देखा है। हमें सच सच जवाब चाहिए, आप हमें बताइए, क्या आपको इस बारे में कुछ पता था? साक्षी ने अपने पापा की तरफ देखा और अपना चेहरा झुका लिया। उसका झुका हुआ चेहरा देखकर विशंभर जी ने कहा, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी बेटा, हमें तो पहले से ही पता था कि यह तीनों कुछ नहीं करने वाली। हमारी सारी उम्मीदें सिर्फ आपसे थी, फिर भी आपने हमसे यह बात छुपाई। आज हमें सच में बहुत दुख हो रहा है बेटा। अपने पापा की बात सुनकर साक्षी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा, हम सच कह रहे हैं, हमें इनके बारे में पता था, पर इन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है। भले ही ये तीनों उनसे प्यार करती है, पर वह नहीं करते, इसलिए हमने आपसे कुछ नहीं कहा। साक्षी की बात सुनकर विशंभर जी ने हैरानी से कहा, ऐसे कौन लड़के हैं वो जिन्होंने हमारी बेटियां पसंद नहीं है? आखिर क्या कमी है हमारी बेटियों में? विशंभर जी भले ही अपनी बेटियों को डांट रहे थे, उन्हें प्रॉब्लम इस बात से नहीं थी कि उनकी बेटियां किसी और को डेट कर रही है। उन्हें प्रॉब्लम इस बात से थी कि उनकी बेटियों ने उनसे यह बात छुपाई है। वही अपने पापा की बात सुनकर वीरा ने एक साइड होते हुए कहा, पापा, वह ना कपूर फैमिली के 2 बेटे हैं और एक जोशी फैमिली का बड़ा बेटा आदित्य जोशी है। हम 2 साल से उनसे प्यार करते हैं, पर वो हमें हमेशा इग्नोर करते हैं। पापा, अब आप ही बताइए, क्या कमी है हम तीनों में? इतना कहकर वीरा ने उदास का चेहरा बनाकर अपने पापा की तरफ देखा। विशंभर जी ने रिद्धि, सिद्धि और वीरा की तरफ देखा। उनकी तीनों बेटियां किसी परी की तरह सुंदर थी। उन्होंने मन ही मन कहा, कपूर फैमिली के बेटे जनार्दन कपूर के पोते, पर मैंने तो सुना है उनके बड़े बेटे अर्जुन कपूर के दोनों बेटों का रिश्ता पहले ही राठौर परिवार की 2 बेटियों से तय हो चुका है, तो तुम फिर किसकी बात कर रही हो?
वीरा ने कहा, पापा अर्जुन कपूर के छोटे भाई करण कपूर जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके दो बेटे हैं, जुड़वा अंश कपूर और वंश कपूर। मैं उनकी ही बात कर रही हूँ और उनका ही दोस्त है आदित्य जोशी, उसकी पापा। हम सच में उन तीनों से बहुत प्यार करते हैं। मैं तो वंश के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती पापा। मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आज का रही हूँ। अगर शादी करूंगी तो वंश कपूर से ही, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगी। वीरा ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा। उसकी बात सुनकर रिद्धि ने भी कहा, हाँ बड़े पापा, अगर मैं भी शादी करूंगी तो सिर्फ आदित्य जोशी से, वरना मैं भी शादी नहीं करूंगी। रिद्धि की बात सुनकर सिद्धि ने भी कहा, बड़े पापा प्लीज, मुझे भी अंश के अलावा किसी से शादी नहीं करनी। अपनी तीनों बेटियों की बात सुनकर विशंभर जी किसी गहरी सोच में गुम हो गए। तभी तीनों ने अपनी बड़ी बहन साक्षी की तरफ देखा और रिक्वेस्ट करते हुए अपने पापा की तरफ इशारे करने लगी। साक्षी ने तीनों को घूर के देखा और फिर धीरे से विशंभर जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा मैं भी जानती हूँ ये तीनों बहुत शरारती है, पर पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ ये तीनों उन लड़कों से सच में प्यार करती है। उन लोगों के अलावा आज तक इन्होंने कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और सच में पापा, वह सभी लड़के बहुत अच्छे हैं, आज तक उनका कभी किसी के साथ अफेयर नहीं रहा। इतनी सुंदर लड़कियां होने के बाद भी वह लोग इनका फायदा नहीं उठाते, क्योंकि वो बहुत शरीफ है। पापा प्लीज उनकी खुशी के एक बार उन लड़कों के बारे में सोचकर देखिए। विशंभर जी ने अपनी चारों बेटियों की तरफ देखा जो अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उनके सामने खड़ी होकर शादी की बात कर रही थी। विशंभर जी ने साक्षी के सर को सहलेते हुए कहा, साक्षी आप सबसे बड़ी है और हमें पता है इन चारों में सबसे समझदार भी आप ही है। बेटा अगर आप कह रही है कि वो तीनों अच्छे हैं तो हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। उनकी बात सुनकर वीरा, रिद्धि और सिद्धि खुशी से नाचने लगी। तभी विशंभर जी ने उन तीनों को घूरते हुए कहा, और आज के बाद अगर आप तीनों ने हमसे बिना पूछे उनसे मिलने की कोशिश की तो फिर भूल जाएगा कि आपकी शादी उनके साथ होगी। विशंभर जी की बात सुनकर तीनों जो नाचने लगी थी, अचानक से अपनी जगह पर चुपचाप उदास होकर विशंभर जी को देखने लगी। विशंभर जी ने कहा, आप तीनों आज से सिर्फ कॉलेज और कॉलेज से घर आएंगे। हम तब तक उन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती कि वह तीनों अच्छे लड़के हैं। तब तक उनसे बात करने या उनसे मिलने के बारे में आप तीनों भूल जाइए। इतना कहकर विशंभर जी ने साक्षी की तरफ देखा और कहा, इस बार हमारा भरोसा मत तोड़िएगा साक्षी, क्योंकि बार बार हम ये सहन नहीं कर पाएंगे और आपसे तो बिल्कुल नहीं। आपको इन तीनों पर नजर रखनी है। साक्षी ने अपने पापा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए पापा, इस बार मैं इन तीनों को बिल्कुल भी उनके आसपास नहीं जाने दूंगी, ना ही उनसे बात करने दूंगी। आप निश्चिंत रहिए। साक्षी की बात सुनकर विशंभर जी ने मुस्कुराकर साक्षी की तरफ देखा और वहां से चले गए। उनके जाते ही वीरा ने उदासी से साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, दीदी आपने पापा से ऐसा प्रॉमिस क्यों किया? आप तो जानती है ना कि मैं वंश से बात किए बगैर नहीं रह सकती, फिर भी अपने पापा से ऐसा प्रॉमिस कर दिया। अब आप भूल जाइए कि आपका प्रॉमिस आप निभा पाएंगे, क्योंकि मैं बिना वंश से बात किया नहीं रह सकती। वीरा ने साक्षी को घूरते हुए कहा। साक्षी ने भी एटीट्यूड से वीरा को घूरते हुए कहा, तो फिर भूल जाओ कि तुम्हारी शादी वंश के साथ होगी, क्योंकि अगर पापा नहीं माने तो मैं तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं करने वाली। साक्षी की बात सुनकर वीरा, जो अभी तक एटीट्यूड से बात कर रही थी, अचानक से उसने मासूम सा चेहरा बनाकर भी साक्षी तरफ देखते हुए कहा, दीदी प्लीज आप अपनी मासूम बहन पर थोड़ा तो रहम खाओ। साक्षी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो तो बस कुछ दिनों तक इंतजार करो। मुझे यकीन है पापा जल्दी ही उन लोगों के बारे में पता करके तुम लोगों की शादी के लिए मन ही जाएंगे, क्योंकि मैं भी खुद उन लोगों के बारे में पता किया है। तीनों का कैरेक्टर बिल्कुल साफ है। क्या फिर तुम ये भी कह सकती हो कि तीनों सती सावित्री की तरह है, गंगा की तरह पवित्र?
साक्षी की बात सुनकर वीरा ने हंसते हुए कहा, सच में दीदी तीनों बहुत क्यूट है और मेरा वंश तो सबसे ज्यादा क्यूट। साक्षी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब तुम उसकी तारीफ करना बंद करो और अपने कमरे में चली जाओ। वीरा ने साक्षी की तरफ देखकर रिद्धि सिद्धि और वीरा ने एक साथ उसे गले लगाया और उसके गालों पर किस करके अपने कमरे में भाग गई। उन तीनों के जाते ही साक्षी ने हंसते हुए कहा, तीनों पागल है। इतना कहकर वह भी अपने कमरे में चली गई। आज का दिन इसी तरह से निकल गया। अनन्या थकी हुई थी, जिस वजह से रोहन और अनन्या हमेशा की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। अनन्या अभी 1 मंथ प्रेगनेंसी और कमजोर थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी सुहागरात नहीं मनाई। रोहन इस वक्त अनन्या के बगल में बैठा हुआ था। उसने अनन्या के पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, 8 महीने बाद ये हमारे पास होगा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? अनन्या की बात सुनकर रोहन के दिमाग में ईशू का ख्याल आया। ईशू का क्यूट सा चेहरा उसके दिमाग में घूमने लगा, जिसे याद करते ही उसका वह हाथ कांपने लगा जो इस वक्त अनन्या के पेट पर था। अनन्या ने जब उसके कैंपते हाथ को महसूस किया तब उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? अनन्या की आवाज में घबराहट महसूस करके रोहन ने खुद को संभाला और उसे सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं, चाहे बेटा हो या बेटी, मुझे दोनों से प्यार होगा क्योंकि वह दोनों हमारे प्यार की निशानी होंगे। रोहन की बात पर अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? रोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटी। उसके दिमाग में अभी भी ईशू का चेहरा घूम रहा था। उसने मन ही मन कहा, रोहन तू इस तरह से किसी के चक्कर में नहीं पड़ सकता। तेरी लाइफ अनन्या है और अब तो तेरी जिंदगी में तेरा बच्चा भी आने वाला है। अगर अनन्या को इस बारे में पता चल गया तो नहीं, रोहन तो इस तरह से अपनी खुशहाल जिंदगी नहीं उजाड़ सकता। जो कुछ भी हुआ उसने तेरी कोई गलती नहीं थी, उस गलती के सजा तो नहीं भुगत सकता जो तूने की ही नहीं। मैं अनन्या को कभी इस बारे में पता नहीं चलने दूंगा। इतना कहकर रोहन ने अनन्या को सीने से लगाया और उसके माथे को चूम कर कहा, सो जाओ जल्दी क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अनन्या ने भी रोहन के सीने पर अपना सर रखा और अपनी आंखें बंद करके लेट गई। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल ही रहा। अनन्या की तबीयत ठीक थी, जिस वजह से वह आज हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि उसे घर पर बोर होता था। रोहन ने काफी उसे मना किया पर अनन्या मानने को तैयार नहीं हुई। आखिर में आयशा जी ने काफी कुछ समझाकर अनन्या को जाने की इजाजत दे दी। अनन्या और रोहन दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अस्पताल में किसी को नहीं पता था कि दोनों की शादी हो गई है, पर अनन्या ने इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की। उसका मंगलसूत्र उसके गले में नजर आ रहा था, जिसे देखकर ऑफिस के सभी लोग समझ रहे थे कि अनन्या और रोहन की शादी हो गई। सभी लोग उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे थे। उन सभी को पता नहीं था, इसलिए वह लोग अपने साथ बुके लेकर नहीं आए थे, पर यह जानकर कि उनके सबसे फेवरेट डॉक्टर ने शादी कर ली है, कई नर्स का दिल भी टूट गया था और कई जूनियर डॉक्टर्स का भी, क्योंकि वह लोग दिल ही दिल में अनन्या को पसंद करते थे। सब पहले से ही जानते थे कि अनन्या और रोहन बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और आगे चलकर दोनों शादी करने ही वाले हैं। पर आज ऑफिशियली अनन्या को शादीशुदा लड़की के गेटअप में देखकर वह लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर बाद अनन्या अपने केबिन में और रोहन अपने केबिन में बैठे हुए थे। अनन्या अभी एक पेशेंट की फाइल पढ़ रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अनन्या ने बिना अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, कम इन के। इतना कहते ही दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। अनन्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने खड़ी लड़की और उसके गोद में छोटी सी बच्ची को देखकर वह हैरानी से उस बच्ची को ही देखने लगी। सामने खड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर अनन्या राठौड़। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखा और कहा, जी कहिए। अनन्या का ध्यान अभी भी उस छोटी सी बच्ची पर ही था। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आलिया शर्मा है और यह मेरी छोटी सी बेटी इशिता शर्मा, प्यार से मैं इसे ईशू कहती हूँ। अनन्या ने उस बच्चे की तरफ देखा जिसका नाम इशिता था। इशिता को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि इशिता
इशिता का चेहरा काफी हद तक रोहन की तरह दिखता था, जिसे देखकर अनन्या के दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। अनन्या को इशिता को घूरता देखकर आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए। वह मुस्कुराते हुए आकर अनन्या के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसने इशिता को साइड में बिठाते हुए कहा, इशिता बेबी आप डॉक्टर को हाय कहो। इशिता ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, हेलो डॉक्टर दीदी। उस छोटी सी बच्ची की प्यारी सी आवाज सुनकर अनन्या अपने ख्यालों से बाहर आई। अनन्या ने हिचकी चाहते हुए कहा, क्या मैं जान सकती हूँ इस बच्ची के फादर क्या करते हैं? अनन्या ने काफी हिम्मत करके ये सवाल आलिया से पूछा था। आलिया ने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहा, इसके फादर हमारे साथ नहीं रहते। आलिया की बात सुनकर अनन्या ने कहा, पर क्यों? आलिया ने उदासी भरे चेहरे के साथ कहा, क्योंकि इसके फादर को हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक गलती लगती है। इसके फादर ने इसे और मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। आलिया की बात सुनकर अनन्या ने हैरानी से कहा, कोई आदमी इतना बेरहम कैसे हो सकता है? इतनी प्यारी बच्ची को अपनाने से कैसे इनकार कर सकता है? आलिया ने लगभग रोने का नाटक करते हुए कहा, अब मैं कर ही कह सकती हूँ, उसने अगर हमें अपनाने से मना ही कर दिया तो, और वैसे भी वह किसी और से प्यार करता है और शायद वो उससे शादी भी करने वाला है। तभी आलिया का ध्यान अनन्या के गले में चमक रहे मंगलसूत्र पर गया, जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत आने लगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद उसने शादी भी कर ली होगी। अनन्या ने हैरानी से कहा, पर आपको उससे एक बार बात करनी चाहिए थी, आप दोनों की एक बच्ची है, फिर भी वह आपको कैसे नहीं अपनाना चाहता? ये तो गलत हो रहा है आपके साथ। आलिया ने कहा, अब इस बात को छोड़िए ना, उस इंसान को जब हमारी कोई फिक्र नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे आपसे अपनी बेटी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अनन्या को ध्यान आया कि वह इस पेशेंट की पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही है, इसलिए उसने प्रोफेशनल टोन में कहा, जी कहिए। आलिया ने कहा, यह मेरी बेटी है इशिता शर्मा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी उम्र अभी 2 साल 4 महीने है। कुछ दिनों से इसकी बॉडी पर एक अलग तरह का निशान बन गया है। पहले वहां पर काफी रेड स्पॉट्स आ गए थे और खुजली हो रही थी, इसलिए ये खुजाती थी। अब वहां पर काला काला धब्बा पड़ गया है। आप तो जानती हैं ना, लड़कियों की बॉडी पर कोई निशान रहना कितनी बड़ी बात होती है, इसलिए मैं आपको इसे दिखाने के लिए लाई हूँ, आप प्लीज इसे देख लीजिए। अनन्या ने मुस्कुराते हुए ईशु की तरफ देखा और उसे बेड पर बिठा दिया। अनन्या ने ईशु को चेक करना शुरू कर दिया। उसे चेक करते हुए भी अनन्या के दिमाग में बार बार रोहन का चेहरा आ रहा था। क्योंकि इशिता काफी हद तक रोहन से मिलती जुलती दिखाई दे रही थी, उसने अपने ख्यालों को झटकते हुए कहा, यह मैं क्या सोच रही हूँ? उसने कुछ देर तक इशिता का अच्छे से चेकअप करने के बाद कहा, ज्यादा कुछ नहीं, शायद कुछ दवाइयों के इन्फेक्शन की वजह से उसकी पीठ पर यह धब्बा आ गया है। मैं इसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देती हूँ, आप इसे रेगुलर दीजिए, निशान मिट जाएगा। और एक ऑइंटमेंट भी लिख कर दे देती हूँ, उसे भी लगाया कीजिए, निशान चला जाएगा, और अगर नहीं मिटा तो आप इसे लेकर फिर से आ जाएगा। अनन्या ने चिट्ठी आलिया को दे दी और आलिया की तरफ दवाइयों की चिट्ठी को दे दिया। आलिया ने अनन्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आपकी नई शादी हुई है, कांग्रेचुलेशन, उम्मीद है कि आप और आपके पति हमेशा साथ रहे। आलिया ने अजीब तरह से कहा। उसकी आवाज में अजीबपन को अनन्या ने महसूस नहीं किया और उसने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। आलिया ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और केबिन से बाहर निकल गई। केबिन से बाहर निकलते ही आलिया ने गुस्से से कहा, रोहन कपूर बहुत तेज निकले तुम पर, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में वापस एंट्री करूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।